स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सिविल सर्विस डे पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। बधाई उन लोगों को भी जिन लोगों ने इस साल सिविल सेवा परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं, एक नई जर्नी वो आरंभ करने जा रहे हैं। इस पर मैं चर्चा करूंगा कि आपकी जर्नी कैसी हो सकती है, कैसी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे विचार से सबसे कठिन परीक्षा है, और बधाई इसलिए भी कि आपने इतनी कड़ी मेहनत की और उसमें आप सफल हुए। मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा जो इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। जो लोग इंटरव्यू तक गए, पर्सनालिटी टेस्ट तक गए, वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जैसा मैंने पूर्व में कहा, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जाम एंड फॉर हैविंग ट्रैवल्ड दिस डिस्टेंस, आप इतनी दूर तक आए और आपने यहां तक सफलता प्राप्त की। हो सकता है किन्हीं वजह से आप इसमें अंततः सफल ना हो पाए हो। आप सबसे मेरा अनुरोध यह है कि इसमें आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। आपने पढ़ाई की, मेहनत की, उससे आपने बहुत कुछ सीखा। आपको आपके जीवन में उसमें बहुत लाभ मिलेगा। एक बात और कीजिएगा, जब आपकी मार्कशीट आ जाए तो उसको ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि कहाँ आपकी कमी रह गई, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती कहीं ना कहीं करता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गलती नहीं करता। हो सकता है आपसे भी कुछ मिस्टेक्स हो गई हो। आपको विचार ये करना है कि जो आपसे गलतियां हुई हैं उन पे आप सुधार कैसे करें। अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उन गलतियों को कैसे देखते हैं। आप निराश हो सकते हैं, आप हताश हो सकते हैं। मेरा आपसे सुझाव यह है कि आप ना तो निराश होइए ना हताश होइए। आप अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी कमियों को देखिए, अपने मित्रों से, अपने मेंटोर से चर्चा कीजिए और ये प्रयास कीजिए जानने का कि कहाँ आप में कमी रह गई। क्योंकि आप इतनी दूर तो आए थे, तो आप पे कुछ ना कुछ तो है ही, तभी आप इतनी दूर आए हैं। और उसके बाद अगर इंटरव्यू में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, या आपके रिटन में इतने अच्छे नंबर नहीं आए जिसकी वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप इसमें सफल होंगे। मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगा। जब पहली वर्ष में परीक्षा में बैठा था तो मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता था, IAS क्वालिफाई करना चाहता था। मैं IAS क्वालिफाई नहीं किया, मैं पुलिस में आया। लेकिन मैं हताश नहीं हुआ। अगले दिन से ही रिजल्ट आने के मैंने तैयारी शुरू की। सबसे पहले इस बात का विश्लेषण किया कि मुझ में कमी कहाँ रह गई, और मैं अपने बारे में आपको बता सकता हूं कि कमी कहाँ थी। पहले वर्ष जब मैं तैयारी कर रहा था, उस वर्ष कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी और हम लोग को बहुत जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो खूब ज्ञान अर्जित कर लिया था। आई हैड रेड सो मच दैट आई डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइट और एक्सप्रेस एंटायर थिंग इन द टाइम दैट वाज अवेलेबल टू मी। तो पहले वर्ष शायद मैंने लिखने का उतना अभ्यास नहीं किया था, जिसके फलस्वरूप जो जितने मार्क्स मुझे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। जब अगले वर्ष की हमने तैयारी की तो इस बात का ध्यान रखा और खूब प्रयास किया। मैं नहीं कह रहा हूं आप में ये कमी रही होगी, हो सकता है आप में कोई और कमी रही हो, लेकिन इसका विश्लेषण, परीक्षण आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने इसे सही प्रकार से कर लिया तो आप इसमें सफल होंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप निराश और हताश मत होइए। आपके लिए अभी आगे और समय है, आपके लिए और प्रयास है। अगर आप सही प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अब आज चूंकि सिविल सर्विस डे है, इसलिए थोड़ा सा मैं सिविल सेवा, यानी कि मैं IAS में रहा 37 वर्ष, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप IAS में क्यों आए। मैं IAS में इसलिए आया क्योंकि मेरे पिता ये चाहते थे कि मैं IAS अफसर बनूं। मुझे शुरू में इस सर्विस के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे जानकारी हुई और तब मुझे भी ये मेरा भी एम बन गया कि मैं IAS अफसर बनूं। ये आवश्यक है। यदि आप में से कोई भी IAS अफसर बनना चाहता है तो पहले आपको ये बात ठीक से समझनी पड़ेगी कि आप वास्तविकता में IAS अफसर बनना चाहते हैं। एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होगा, एक ऑब्सेशन होगा, क्योंकि आज की तारीख में कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि अगर आप में वो पैशन नहीं है तो शायद आप IAS अफसर नहीं बन पाएंगे। तो इस कारण मैं IAS अफसर बना, क्योंकि मेरे पिता चाहते थे, और उसके उपरांत मैंने उनकी ड्रीम को अपना ड्रीम बनाया और मैं स्वयं IAS अफसर बन गया। 37 साल की सेवा के उपरांत मैं अपनी पुस्तक नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट में अंतिम चैप्टर में लिखता हूं कि अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं IAS अफसर पुनः बनना चाहूंगा। ये मैं नहीं कहता, अगर जो वर्ष मैंने, जो समय मैंने, जो पल मैंने एस IAS अफसर बिताए, अगर वो मैंने एंजॉय नहीं किए, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो शायद मैं ये नहीं कहता कि अगर मेरा पुनः जन्म होता है तो मैं पुनः IAS अफसर बनना चाहूंगा। मेरे विचार से ये एक ऐसी सेवा है जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, आपको एक चॉइस देती है, और जो चॉइस अपॉर्चुनिटी शायद IAS देती है, मेरे विचार से शायद अन्य कोई सेवा विश्व में नहीं देती। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इसमें मत भिन्नता हो सकती है, क्योंकि मेरा अनुभव यह बताता है कि जीवन में और सर्विस में
कई ऐसे मौके आए जहां पर मैं वो चीज कर सका जो शायद अगर मैं आईएएस अफसर होता तो नहीं कर पाता। उसके कुछ उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। अपनी सेवा काल में मैंने एक योजना चलाने का प्रयास किया जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अंततः इस योजना में 350 लाख से लोगों ज्यादा को लाभ हुआ। अब बताइए, कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्था हो सकती है जो इतने अधिक व्यक्तियों को, इतने ज्यादा परिवारों को प्रभावित करे। और इस योजना के माध्यम से मुझे ये जानकारी हुई कि कितने गरीब लोगों का, कितना असहाय लोगों की आप सहायता कर सकते हैं। ये केवल एक ऐसा अनुभव नहीं था, ऐसे कई अनुभव थे जिसमें मैंने पाया कि इस सेवा के अंतर्गत आप उन लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो उससे आपको संतुष्टि मिलती है। मैंने अपनी पुस्तक में किक कहा है, जो उससे जो किक प्राप्त होती है वो शायद कहीं और प्राप्त नहीं होती। देखिए, जो सुदृढ़ लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनकी तो सभी लोग सहायता करते हैं, और शायद आईएएस अफसर होकर भी आपको उनके लिए भी काम करना पड़ेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो वित्तीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ है, अच्छा है, जो संपन्न है, उसका भी हमें साथ देना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है वो इस बात से मिलती है कि आप किसी गरीब आदमी, किसी असहाय आदमी की सहायता कर दें जिसके पास कोई और जरिया नहीं है। और यही मेरा जो अनुभव मुझे ये बताता है कि इस सेवा में आप ये कर सकते हैं, और जो उससे आपको संतुष्टि मिलती है वो शायद कहीं और भी नहीं मिलेगी। मैं आपको एक दृष्टांत बताना चाहूँगा। जब मैं योजना चला रहा था तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर कार्य इंडिया में ही होता था। इस योजना की शुरू में बड़ी कठिनाई आई है, लेकिन शनय शनय इस योजना की तारीफ पूरे विश्व में होने लगी। और मुझे स्मरण है कि जब श्री ओबामा जब यूएस के राष्ट्र प्रेसिडेंट बने तो उनके एक एडवाइजर का फोन आया मेरे पास। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप अपनी योजना का प्रस्तुतिकरण यूएसए में कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने कहा कि भाई हमारी योजना बिल्कुल भिन्न है, वो भारत के दृष्टिकोण से बनाई गई है, यूएसए के लिए उसमें कोई, मेरे विचार से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने इंसिस्ट किया, तो मैं बीच बीच में वॉशिंगटन जाता था वहाँ वर्ल्ड बैंक से चर्चा के लिए। तो एक विजिट में मैं वहाँ पर ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट गया। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट में जो राष्ट्रपति के एडवाइजर्स हैं वो अपना कार्य करते हैं। तो मैंने उनके सामने प्रस्तुतिकरण किया, और प्रस्तुतिकरण के समय न केवल वो एडवाइजर्स प्रस्तुत थे, वहाँ की जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसके प्रतिनिधि भी थे, स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी थे, हमारा मिशन जो है उसके प्रतिनिधि थे, और बिल गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, इस प्रकार की जो फाउंडेशंस थे उनके भी प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित थे। मैंने प्रस्तुतिकरण करके जब मैं बाहर आया, एक कप कॉफ़ी पी रहा था, तो बिल गेट्स फाउंडेशन के एक प्रतिनिधि मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, मिस्टर स्वरूप, आप बड़े पैशनेट हैं इसकी स्कीम के बारे में, सरकार क्या आपको अतिरिक्त कोई धनराशि देती है आपकी पे के अलावा? अब ये अजीब सा प्रश्न था, मैं इमीडिएटली उत्तर तो नहीं कर पाया। मैंने पॉज किया और फिर उनसे प्रश्न पूछा। मैंने उनसे कहा कि गेट्स फाउंडेशन इतने सारा पैसा गरीब देशों को, गरीबों के लिए देती है, क्यों देती है, आपको क्या लाभ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये उनका दायित्व है, उनका कार्य है, उनका ड्यूटी है, लेकिन उससे ज़्यादा उनको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। वी फील वेरी सेटिस्फाइड बाय हेल्पिंग द पुअर। तो मैंने उनसे कहा, आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया। ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है वो गरीबों के लिए है। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो इस योजना की वजह से जो जीवित हैं आज, तो उनका जो गुड विशेस हैं वो मेरे पास किसी तरह आते हैं, और उन्हीं से मैं काफ़ी संतुष्ट हो लेता हूँ। और ये कहते हुए मैंने उनको एक वाकया सुनाया जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव था इस योजना के बारे में। मैं इस योजना के तहत अस्पतालों में जाता था, छोटे अस्पताल इसमें एम्पैनल्ड थे योजना में, और एक दिन मैं अस्पताल में एक पेशेंट से बात कर रहा था, तभी मुझे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट के देखा तो एक बहुत ही वृद्ध महिला वो स्मार्ट कार्ड मेरी तरफ वेव कर रही थी और मुझे बुला रही थी, बेटा इधर आओ। वो इतनी वृद्ध थी और इतनी वीक थी कि वो बैठ नहीं पा रही थी, वो लेटे लेटे स्मार्ट कार्ड हिला रही थी। मैं उनके पास गया, मैंने झुक के उनसे पूछा, क्योंकि वो बैठ नहीं सकती थी, तो मैंने ही झुक के उनसे पूछा, माता जी आप ठीक तो हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन इन अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। तब मैंने उनसे कहा, फिर तो आप ठीक हो जाएंगी, अपने घर जाएंगी। बोली, नहीं बेटा, मेरे तो घर वर नहीं है, मैं तो भीख मांगती थी, एक झोपड़ी में रहती थी, मैं बीमार पड़ गई। मेरा पड़ोसी था, वो भी झोपड़ी में रहता था, भीख मांगता था मेरी तरह। उसने तुम्हारा एक कार्ड देखा, ये कार्ड देखकर मुझे अस्पताल में ले आया, यहाँ सब मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझसे पैसे भी नहीं मांगते। मैंने कहा, माता जी आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ठीक होंगी, अपने घर जाएंगी। वो फिर कहने लगी, मेरा कोई तो घर ही नहीं है, ना मेरा भाई है, ना बेटा है, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, और मेरी उम्र अब इतनी हो गई, अब तो मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगी।
उसके बाद जो उन्होंने कहा, मैं बड़ा अचंभित हूँ, आज की तारीख तक मुझे याद है। उसके बाद उन्होंने कहा, बेटा ऊपर वाले जाके एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। अब बताइए, इससे अच्छा कोई कह सकता है किसी चीज के बारे में? आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कई दृष्टांत हैं जिनको मैं अपनी पुस्तक में भारत रत्न कहता हूं। ये मौका मिलता है आपको सिविल सेवा में, ये मौका मिलता है आपको आईएएस में। अगर आप जो लोग इस वर्ष आए हैं सिविल सेवा में और आने वाले वर्षों में आएंगे, और वो सब इसका अनुभव कर सकते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य यह नहीं है कि सब सिविल सेवक अच्छे होते हैं। कहने का तात्पर्य यह भी नहीं है कि कई सिविल सेवकों की इतना क्रिटिसिज्म होता है, और कई बार जायज भी होता है। हर प्रकार के सिविल सर्विस है, ये चॉइस आपकी है कि आप किस प्रकार के सिविल सेवक बनना चाहते हैं। और आज इस सिविल सर्विस डे पर आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं ऐसा सिविल सेवक बनूंगी या ऐसा सिविल सेवक बनूंगा कि मुझे अपने आप पे गर्व हो, मेरे परिवार वालों को मुझ में गर्व हो, पूरे समाज को मुझ में गर्व हो, और मैं देश के लिए कुछ दे पाऊं। मैं आज यही संदेश आप सबको देना चाहता हूं सिविल सर्विस डे पर। इससे बेहतर संदेश नहीं हो सकता। आपको एक मौका मिला है इस देश की, यहाँ के लोगों की सेवा करने का। मुझे विश्वास है कि आप इसमें पूरी लगन से अपना कार्य करेंगे, जिससे आप गौरवान्वित महसूस कर सकें। नमस्कार, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।